एक बहुत तेज और डरावने तूफान में 4 आदमी समुद्र में फंस जाते हैं। वे 13 घंटे तक रास्ता खोकर समुद्र में रहते हैं और जिंदा रहने के लिए अपनी नाव को पकड़े रहते हैं। वे खुद को हिम्मत देने के लिए बार बार कहते रहते हैं कि उन्हें मजबूत रहना है और वे हार नहीं मानेंगे। यह पूरी कहानी एक हफ्ते पहले फ्लोरिडा नाम की जगह से शुरू होती है। निक एक खास ट्रेनिंग कैंप में पर्सनल ट्रेनर है। वहीं उसकी दोस्ती NFL के खिलाड़ी मार्क्विस और कोरी से होती है। वे लोग बहुत कठिन कसरत करते हैं, लेकिन साथ साथ मजाक और हंसी मजाक भी करते रहते हैं। एक रात वे सभी अपने अपने परिवारों के साथ खाना खाते हैं। निक का सबसे अच्छा दोस्त विल देर से आता है और उसके पास एक बुरी खबर होती है। विल की नौकरी छूट चुकी होती है। विल का मन ठीक करने के लिए उसके दोस्त उसे अगले हफ्ते मछली पकड़ने की यात्रा पर ले जाने का फैसला करते हैं। शनिवार सुबह विल बहुत जल्दी निक के घर पहुंचता है और इतना शोर करता है कि निक को उठना ही पड़ता है। इसके बाद विल बहुत तेजी से रसोई में जाकर 40 सैंडविच बना देता है। विल और निक साथ साथ मार्क्विस के घर जाते हैं और वहां नाव देखते हैं। नाव में 11 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि नाव छोटी है। मार्क्विस का घर बिखरा हुआ है क्योंकि वह घर बदलने की तैयारी कर रहा है। मार्क्विस बताता है कि वह ऑकलैंड नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां समुद्र नहीं है। उसे समुद्र की लहरें बहुत पसंद हैं और वे उसे घर जैसा एहसास देती हैं, लेकिन नौकरी के कारण उसके पास वहां जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परिवार से विदा लेकर सभी लोग यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। घाट पर वे मौसम की चर्चा करते हैं क्योंकि उन्होंने तूफान की खबर सुनी होती है। वे तय करते हैं कि तूफान आने से पहले वापस लौट आएंगे। वे अपने मोबाइल फोन को पानी से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग में रख लेते हैं, लेकिन समुद्र में नेटवर्क नहीं मिलेगा, यह उन्हें पता होता है। विल घबराया हुआ होता है, पर मार्क्विस कहता है कि नाव में रेडियो मौजूद है। कुछ घंटों बाद निक की मां उठती है और टीवी पर खबरें देखती है। उसे आने वाले तूफान की जानकारी मिलती है। वह निक को सावधान करने के लिए फोन करती है। निक को फोन की रिंग सुनाई नहीं देती क्योंकि सभी बातें कर रहे होते हैं और गाने बज रहे होते हैं। वे थोड़ी देर वहीं मछली पकड़ते रहते हैं। इसके बाद वे और गहरे समुद्र की ओर चले जाते हैं। सभी लड़के एक दूसरे को पकड़कर नाव पर चढ़ने में मदद कर रहे हैं। मार्क्विस के पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। निक उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वे अकेले नहीं हैं, सब साथ हैं। अचानक बारिश रुक जाती है और लड़कों को लगता है कि अब तूफान खत्म हो गया, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आती है और सबको फिर से नाव से गिरा देती है। बिजली और तूफान की वजह से कुछ समय तक वे न एक दूसरे को देख पाते हैं न सुन पाते हैं। बाद में वे एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, पर नाव कहीं नजर नहीं आती। कुछ देर बाद कोरी को नाव पास में तैरती हुई दिख जाती है। वह तुरंत नाव पर चढ़ जाता है ताकि बाकी लोग उसे पहचान सकें। मार्क्विस बताता है कि गिरने से उसका पैर घायल हो गया है, उसे चलने फिरने में दूसरों की मदद चाहिए। तभी एक और लहर आती है और सबको दोबारा पानी में गिरा देती है। बहुत मुश्किल के बाद वे फिर से नाव पर चढ़ जाते हैं। अब उन्हें समुद्र में फंसे हुए 10 घंटे हो चुके हैं। कोरी सबको हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क्विस खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है। वह कहता है कि अगर उसकी मौत होनी है तो यहीं समुद्र में हो जाए। निक उसकी बात मानने से मना कर देता है। वह उसे उसके परिवार को याद करने को कहता है ताकि वह संभल सके। अब मार्क्विस को भ्रम होने लगता है कि उसकी बेटी उसके पास है। लड़कों को समझ आता है कि ठंड की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वे उसे बीच में बैठाकर घेर लेते हैं और गर्मी के लिए फ्लेयर जलाते हैं। अब 20 घंटे हो चुके हैं और फिर से बारिश शुरू हो गई है। मार्क्विस बार बार नाव से फिसलने लगता है। विल उसे पकड़कर ऊपर खींचता है। इसी खींचातानी में मार्क्विस गलती से विल को मार देता है। विल पानी में गिर जाता है। निक तुरंत विल को वापस नाव पर चढ़ा लेता है। कोरी मार्क्विस को पकड़कर गले लगा लेता है ताकि वह शांत रहे क्योंकि ठंड से उसे भ्रम हो रहा है। अंत में वह फिर से नाव से गिर जाता है। सब मिलकर उसे फिर से ऊपर लाते हैं। कोस्ट गार्ड के दफ्तर में कर्मचारी मदद के संकेत SOS ढूंढ रहे हैं। उन लोगों की पत्नियां फोन करके बताती हैं कि उनके पति गायब हैं। कर्मचारियों को समझ आता है कि जो कार वहां खड़ी मिली है वही उनकी है। कैप्टन टिमोथी कहते हैं कि मामला अब सामान्य नहीं,
बल्कि गंभीर हो गया है। इसलिए खोज के लिए विमान भेजना जरूरी है। पायलट खोज शुरू करते हैं, पर उन्हें बहुत दिक्कत आती है। तूफान के कारण कुछ दिख नहीं रहा और रडार भी ठीक से काम नहीं कर रहा। दो पत्नियां मिलकर मार्क्विस का पुराना जीपीएस ढूंढने लगती हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि जीपीएस में उसकी पसंदीदा जगह का पता होगा। तभी टिमोथी का फोन आता है। वह कहता है कि खोज के लिए कोई संकेत चाहिए, नहीं तो पायलटों को लौटना पड़ेगा। किस्मत से जीपीएस समय रहते मिल जाता है। वे तुरंत जीपीएस की जानकारी टिमोथी को दे देती हैं। टिमोथी की टीम सिस्टम जांचती है। उन्हें पता चलता है कि उसी इलाके में पहले एक जहाज डूब चुका है। पत्नियां बताती हैं कि लड़के पहले उस जगह की बात करते थे। टिमोथी फौरन विमान को उसी दिशा में भेज देता है। लड़के कहते हैं कि वह बारिश का पानी पी ले। समुद्र की हालत हर पल और खतरनाक हो रही है। सभी बार बार नाव से फिसल रहे हैं। कोरी को अचानक बहुत गर्म महसूस होने लगता है। विल समझाता है कि ठंड दिमाग को भ्रमित कर रही है। वह उसे ठीक से सांस लेने में मदद करता है। एक और लहर मार्क्विस को गिरा देती है। वह इतना कमजोर है कि तैर नहीं पा रहा। विल गिर जाता है और कोरी भी गिरने वाला होता है। विल तुरंत लौटकर कोरी को पकड़ लेता है। डर के बावजूद निक मार्क्विस को बचाने के लिए कूद जाता है। अंधेरा और लहरें उसे कुछ देखने नहीं देती। निक मजबूरी में वापस नाव पर आता है। तीनों रोते चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्क्विस मर गया। कोरी गुस्से और दुख में विल को धक्का दे देता है। विल हार नहीं मानता और उसे सहारा देता है। तभी बचाव विमान ऊपर से निकलता है। निक मोबाइल की लाइट जलाता है। पायलटों को कोई दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ पानी की परछाई है। विमान लौट जाता है। पत्नियों को बताया जाता है कि खोज बंद कर दी गई है। वे एक दूसरे को सहारा देती हैं। सुबह तक सिर्फ निक और विल जिंदा बचते हैं। कोरी भी मर चुका होता है। विल जीने की उम्मीद खो देता है। अचानक शार्क उनके आसपास आ जाती है। जब शार्क नाव के पास घूमते हैं, तभी विल के सैंडविच बाहर गिर जाते हैं और समुद्र में बहने लगते हैं। दोनों सैंडविच पकड़ना चाहते हैं, पर वे बहुत दूर हैं और शार्क होने के कारण वे पानी में कूद नहीं सकते। क्योंकि वे कुछ कर नहीं सकते, इसलिए समय काटने और ध्यान हटाने के लिए बात करना शुरू करते हैं। संगीत के बीच विल जिंदगी, विश्वास और हमेशा रहने जैसी गहरी बातों पर चर्चा करता है। निक कहता है कि वह नास्तिक नहीं है, लेकिन उसे उस भगवान से प्रार्थना करना बेकार लगता है जिसने यह मुसीबत शुरू होने दी। जब निक गुस्से में बोलने लगता है, तो विल उसे समझाता है कि भगवान पर विश्वास मत छोड़ो। निक विल को गले लगाता है और कहता है कि वह अभी हार नहीं मान रहा। फिर दोनों खुद को हिम्मत देने के लिए बार बार कहते हैं कि हम मजबूत बन रहे हैं। मीडिया लापता खिलाड़ियों की खबर दिखाता है और हेलीकॉप्टर ढूंढते रहते हैं, पर साफ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से खोज करने वाली टीम को कुछ खास नहीं दिखता। उधर निक की पत्नी उसके माता पिता को बताती है कि खोज अभी रोक दी गई है। उसकी मां गुस्से में कोस्ट गार्ड ऑफिस जाकर टिमोथी पर चिल्लाती है। टिमोथी कहता है कि वह अपने पायलटों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन जल्द दोबारा खोज शुरू करेंगे। मां डर जाती है कि कहीं उसका बेटा मर तो नहीं गया। टिमोथी उसे अपने मन की बात सुनने को कहता है। कहानी फिर विल और निक पर लौटती है। तेज लहरें उन्हें फिर नाव से गिरा देती हैं और उन्हें मुश्किल से वापस तैरना पड़ता है। वे वापस नाव पर चढ़ते हैं और निक को एक उपाय सूझता है। वह इंजन की केबल तोड़ देता है और सुझाव देता है कि वे खुद को नाव से बांध लें। विल डरता है, पर निक कहता है कि इस हालात में मरना तय है। केबल बांधने से अगली लहर में वे नहीं गिरते। बड़ी लहर उन्हें गिरा देती है, पर रस्सी उन्हें दूर नहीं जाने देती। उसी समय विमान निकल जाता है और उनकी मदद नहीं होती। दोनों टूटने लगते हैं। विल समझ जाता है कि पूरा एक दिन हो चुका है। सुबह थोड़ी रोशनी में वह खाने की तलाश करता है। उसे थोड़ा खाना और पीने को मिलता है। विल को लगता है कि शायद सामने जमीन है। फोन काम नहीं करता, इसलिए वे तैरकर जाने का फैसला करते हैं। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। किस्मत से दोनों वापस नाव तक पहुंचते हैं। इतने समय बाद विल मानसिक रूप से टूटने लगता है। वह अपनी मौत की कल्पना करता है। वह भ्रम में पानी में जाने की कोशिश करता है। तेज लहरें विल को दूर ले जाती हैं। विल खो जाता है और निक टूट जाता है।
कोस्ट गार्ड खोज जारी रखने का फैसला करता है। उसकी पत्नी भावुक संदेश देती है। बहुत समय बाद निक भी हार मान लेता है। वह सब छोड़कर इंतजार करने लगता है। इसका मतलब है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला था। मौत बहुत करीब लग रही थी। उसी समय बवंडर टीम को आखिरकार वह व्यक्ति दिखाई दे जाता है। उसे बचाने के लिए तुरंत एक नाव उसकी तरफ भेजी जाती है। टिमोथी को रेडियो के जरिए पूरी जानकारी मिल जाती है। खबर मिलते ही वह बिना देर किए एक विमान भेजता है। थोड़ी ही देर में एक हेलीकॉप्टर आता है और नीचे स्ट्रेचर लटकाया जाता है। निक को आखिरकार समुद्र से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। बचाव सफल होने पर बवंडर टीम और कोस्ट गार्ड खुशियां मनाते हैं। उसी समय डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ निक की चोटों का इलाज कर रहे होते हैं। टिमोथी निक के परिवार को फोन करके खबर देता है। परिवार वाले खुशी मनाते हैं क्योंकि निक बच गया। बाकी लोगों की पत्नियों को ऐसी खुशी नहीं मिलती क्योंकि उनके पति नहीं बच पाए। 6 महीने बीत जाने के बाद भी जब निक पानी के पास जाता है, उसे अपने दोस्त की चीखें याद आने लगती हैं, जो उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं। यह पूरी घटना सच में घटी हुई कहानी पर आधारित है। बाकी लापता लोगों की खोज कई दिनों तक की गई। बाद में खोज को मजबूरी में बंद करना पड़ा। अंत में उन्हें समुद्र में खोया हुआ मान लिया गया। यदि आपको मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन दबाएं।